बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद रिजवान सरवर और आप प्रोग्राम देख रहे हैं प्रॉपर्टी गाइड। नाज़रीन, जब लास्ट वीक हमने प्रोग्राम किया और उस वक्त हमने ये आपसे इस हवाले से हमारी गुफ्तगू भी हुई कि जो जंग की एक कशीदगी थी उसमें हमने ये देखा कि पूरा पाकिस्तान मुत्तहिद हो गया, ख्वाह वो किसी भी पार्टी से है। और हम चूंकि रियल स्टेट के वाले से बात करते हैं तो हमारी जितनी एसोसिएशंस हैं पूरे पाकिस्तान की वो मुत्तहिद हो गई और पाक अफवाज के साथ वो खड़ी रहीं। और अल्लाह का ऐसा ख़ास फजल हुआ, ख़ास करम हुआ कि उसके बाद हमने ये भी दिन देखा कि फिर सीज़ फायर हुआ और पाक अफवाज ने जिस तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया हिंदुस्तान को। और मैं हमेशा कहता हूँ कि वो महज हिंदुस्तान को जवाब नहीं हुआ बल्कि वो दुनिया की जो आलमी ताकतें खुद को जो सुपर पावर समझती हैं उन सबको वो जवाब गया कि किस तरह से पाकिस्तान को अगर छेड़ा गया तो पाकिस्तान रिटेलिएट किस तरह से करता है, पाकिस्तान जवाब किस तरह से देगा और अपने मुल्क का दिफा किस तरह से करेगा। तो हम खराज तहसीन पेश करते हैं पाक अफवाज को सबसे पहले। तो अब आज का जो हमारा टॉपिक होगा, आज हम कुछ बात करेंगे रियल एस्टेट बिजनेस के हवाले से। चूंकि प्रोग्राम में लास्ट टाइम ये भी बात हुई कि अगर जंग छिड़ गई तो उस सूरत हाल में इकोनॉमी के क्या हालात होंगे, बिजनेस क्या हालात होंगे। यकीनन एक परेशानी भी होती है, मगर अब वो जो एक परेशानी थी, एक कशीदगी थी, वो ख़त्म हो चुकी है। आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में राइट नाउ रियल एस्टेट के क्या हालात हैं। चूंकि जब जंग की कशीदगी भी थी तब भी अल्लाह का शुक्र है हमारे मुल्क में तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, तमाम बिजनेसेस नॉर्मल चल रहे थे, सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पर हो रही थी। चूंकि हमने भारतीय मीडिया देखा वहाँ पर तो वो फतह कर चुके थे जंग, मगर हकायक कुछ और हैं हमेशा से। और हमेशा से अल्लाह ने सुरखरू किया है पाकिस्तान को, पाक अफवाज को, पाकिस्तानी कौम को, चूँकि हम सब लोग यकजा होकर अपने मुल्क का दिफा करना जानते हैं। आज के प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन किया है जनाब बिलाल अमीन बाजवा साहब ने, जो कि चेयरमैन काला शाह काकू रियल एस्टेट एसोसिएशन है। आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं जी। इन्हीं के साथ साथ तशरीफ फरमा है मोहम्मद आतिफ अब्बास साहब, जो कि सदर कॉलेज रोड डीलर्स एंड बिल्डर्स एसोसिएशन, इसी के साथ साथ मेंबर गवर्नर पंजाब कमेटी बराए रियल एस्टेट हैं। आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और अभी कुछ देर में और मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे वीडियो लिंक से। बिलाल अमीन बाजवा साहब, आपकी जानिब आऊँगा। सबसे पहले तो ये जो सूरत हाल हमने एक डेढ़ हफ्ता पहले देखी, क्या कुछ हुआ और ख़बरों में क्या कुछ आया, हिंदुस्तानी मीडिया पे भी आगाज़ में कुछ बात कर लेते हैं। तो पाकिस्तान में तो सब कुछ नॉर्मल था। पाकिस्तान ने तो अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पर तमाम तरह बिजनेसेस भी चलते रहे, एक्टिविटीज़ भी होती रही और सब लोग यकजा हो गए। अस्सलाम वालेकुम जी। बिल्कुल आपने ठीक कहा है। जो मुल्क की सूरत हाल थी ना, उसमें खौफ बिल्कुल भी नज़र नहीं आया, बिल्कुल भी खौफ नहीं नज़र आया। नडार कौम के तौर के ऊपर इनको देखें, वो सारी दुनिया को मैसेज गया, सारी दुनिया को मैसेज गया। आप देखें मज़ाइल चल रहे हैं और वो हमारे मुख्तलिफ लोग जो हैं उसके पास बैठ के तो उसका लॉन्च होने का इंतज़ार कर रहे हैं। हाँ। और ये भी देखा गया कि सिविलियन ने ड्रोन मार गिराया और वो भी दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी का। बिल्कुल। और आप ये देखें, इसके अंदर ना जो सबसे बड़ी बात थी ना वो ये थी कि जब कौम एक खौफ व हरास का शिकार हो जाती है ना, उस वक़्त वो असल में जंग हारती है। पाकिस्तान में जितने भी इंटरनेशनल मीडिया दिखा रहा था, इंडिया का मीडिया दिखा रहा था, जो कुछ भी हो रहा था ना, उस सारी सूरत हाल के अंदर बिल्कुल भी आपका कोई भी बंदा ऐसा नहीं था जो उसके खौफ के अंदर बिल्कुल भी गया हो। और फिर बिलाल साहब, इंटरनेशनल मीडिया जो है उन्होंने फिर एक्सेप्ट किया इस चीज़ को और उन्होंने हकायक पर मबनी बात की कि जो बताया जा रहा है भारतीय मीडिया की जानिब से ऐसा नहीं है और जो हकीकत थी वो सबके सामने आई। सर वो कहते हैं ना, वो एक जोक था कि लोग बम चलता है ना तो अंदर घरों में घुस जाते हैं, और पाकिस्तान में ना मोटरसाइकिल निकाल के सारे बम देखने जा रहे थे। तो और इस दफ़ा हुआ ऐसा ही हुआ है। और सर इसके अंदर ना ये फतह है, हमारी एक कौम बन गई है। हमारी कौम जो थोड़ा सारा अंदरूनी इंतशार, बरूनी इंतशार, कुछ साजिशों के शिकार, कुछ सोशल मीडिया, यही तो खूबसूरती होती है बिलाल साहब एक घर की, कि जब मुश्किल वक्त आता है सब इकट्ठे हो जाते हैं। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन की बेस के ऊपर कुछ डिस्ट्रॉशन में आई हुई थी, कुछ उन लोगों के डिस्ट्रैक्ट हुए थे माइंड और एक दूसरे को इंस्टीट्यूट्स को टारगेट कर रहे थे। इस एक इंसिडेंट की तरफ से ना पूरी की पूरी कौम, पाकिस्तान की रियासत मतलब कि जिसके अंदर मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट हैं, जी हाँ, जी हाँ, सारों के साथ बिल्कुल एक शाना बशाना खड़ी हुई है। और ये अल्लाह ताला का एक फजल है कि हमारी कौम ना, जिसको ये लोग सोच रहे थे कि हम डिफीट का शिकार हो गए हैं, हम लोगों के माइंड सेट जो हैं वो एक नुक्ते के ऊपर इकट्ठे नहीं होंगे, तो एक छोटे से वाक़े के ऊपर ना
अल्लाह ताला ने हमें इतनी ब्लेसिंग दी, अल्लाह ताला ने हमें एक कौम की शक्ल में और एक मजबूत कौम की शक्ल में खड़ा किया। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम ने जो काम किया, हमारी एयरफोर्स ने जो काम किया, हमारी टेक्नोलॉजी ने जो काम किया, उसने दुनिया को हैरान कर दिया। बिल्कुल जी बिल्कुल। जो अल्हम्दुलिल्लाह। जंगी जहाज़ हमारे यूज़ हुए, इक्विपमेंट यूज़ हुए, उनकी कंपनीज के शेयर जो हैं वो 20% 30% इंक्रीज कर गए इंटरनेशनल मार्केट में। तो सर मैं तो ये कहूँगा, अच्छा रियल स्टेट के हवाले से ना, रियल स्टेट में हम लोगों ने काम रोका नहीं, कर रहे थे, क्योंकि जो उन दिनों में भी हो रहा था काम। हाँ, काम कंटिन्यूसली ना, कुछ डील चल रही थी, वो पाइपलाइन में चीज़ें थी और वो लोगों को प्रेशर ही नहीं था उस चीज़ का, वो कर रहे थे। और वैसे अगर देखा जाए तो सिर्फ ना डिसीजन थोड़ा थोड़ा लेट हुआ है, 1 दिन 2 दिन, 1 दिन 2 दिन, पर लोग एंगेज नहीं है, परेशान हो जाते हैं, फैमिलीज हो जाती हैं। जी हाँ, तो वो डिसीजन लेने में थोड़ा सा एक डिले आ गया, थोड़ा सा डिले आया था, मगर अल्टीमेटली चीज़ें अब स्मूथ हो गई हैं, अल्लाह का शुक्र। अब चीज़ें बहुत बेहतरी की तरफ जा रही हैं और पाकिस्तान का इंशाल्लाह जो फतह हमेशा से पाकिस्तान का मुकद्दर है और पाकिस्तान जो है ये हमेशा रहने के लिए बना है और इंशाल्लाह चीज़ें यहाँ पर इसी तरह बेहतर होती जाएंगी और पाकिस्तान को तरक्की से कोई रोक नहीं सकता। जिस तरह से हम देख भी रहे हैं चीज़ें बेहतर हो रही हैं। आतिफ साहब, आपके जानिब आऊँगा, जो भी सूरत हाल रही रियल स्टेट एसोसिएशन, क्योंकि मेरा इंट्रैक्शन भी होता है डिफरेंट एसोसिएशन के साथ, तो खुशी हुई है देख कर के तमाम तर लोग इस तरह मुत्तहिद थे और सबके पास एसोसिएशन में बहुत सारे मेंबर्स भी होते हैं, लोग होते हैं। और रियल स्टेट के लोग, मैं हमेशा कहता हूँ, इनका बड़ा अहम किरदार होता है इकोनॉमी में और हुकूमत को सपोर्ट भी किया जाता है कंस्ट्रक्शन के जरिए, रियल स्टेट सेक्टर में के जरिए। तो ये सब लोग मुत्तहिद थे। तो आप किस तरह से देखते हैं कि इस वक्त रियल स्टेट में अब 1-1.5 हफ्ता गुजर चुका सीज फायर को भी, करंटली क्या सूरत हाल है, क्या हालात हैं हमारे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने हमें मदऊ किया इस खसूसी मौके पे, जहाँ पे जैसे ही हम जंग से जैसे ही निकले हैं और अल्हम्दुलिल्लाह फतह के बाद निकले हैं। इसमें सबसे पहले तो मैं कॉलेज रोड डीलर एंड बिल्डर एसोसिएशन की तरफ से अपने लाहौर के जितने भी डीलर्स और बिल्डर्स हैं उनकी तरफ से अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा। स्पेशली अपनी फ़ज़ाइया को, जिन्होंने एक ऐसा मार्का सर किया है जो मेरा ख्याल है कि दुश्मन को, मेरा ख्याल है नींदें उड़ाने के लिए उनकी नींदें उड़ाने के लिए भी काफ़ी है और मेरा ख्याल वो सदियों इसको याद भी रखेंगे। वो कहते हैं ना कि हमने 65 नहीं देखा, 71 नहीं देखा, लेकिन 2025 हमने देखा है। और मेरा ख्याल है ये ऐसा वाक़या है जो आने वाली अपनी नस्लों को भी बताएंगे और अपने आने वाली असल में वो बताएंगे नहीं, उन्होंने काम है मूवी बना देना। वो मूवी बनाते हैं, मूवी में वो घुस भी जाते हैं, लेकिन असल में हमारे जवानों ने इंडिया में घुस के जिस तरह से अपने टारगेट को अचीव किया है, आप देखिए जिस तरह एयर डिफेंस सिस्टम उनका है जो हिंदुस्तान का, उसकी बैटरीज को उड़ाया गया, उसके बाद एक तरह से पर्दा आ जाता है ना आंखों के सामने, और फिर वो जो हमारे टारगेट्स थे, एक एक टारगेट को चुन चुन के अचीव किया गया। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। एक जोम था उन्हें अपने S-400 पे, अल्हम्दुलिल्लाह वो टूट गया। जो राफेल पे, वो राफेल लेके आए अपना S-400 राफेल की जो कंपनी है जो राफेल बनाते हैं, उनके मार्केट में मार्केट के शेयर गिर गए और जो चाइनीज कंपनी है उनके मार्केट के शेयर जो है वो कहाँ पे पहुंच गए। और उनकी टेक्नोलॉजी आप देखें, S-400 कहाँ गया और उनका राफेल कहाँ गया, ज़मीन बॉस हो गया सारा कुछ उनका पूरा सिस्टम। और मोदी मेरा ख्याल है वो लोगों से जवाब देता फिर रहा है, मुंह छुपाता फिर रहा है और गालियाँ खा रहा है। बहुत कुछ सामने आना है। और आपने पूछा यहाँ पे कि हमारी एसोसिएशन का किरदार क्या रहा। जी, जैसे बिलाल भाई ने बात की कि हमारी जो वर्किंग है, हमारी जो नॉर्मल एक्टिविटी है वो तो हमारी चलती रही, लेकिन जो मैंने एक फील किया ना, वो ये फील किया कि हमारे ऑफिसेज, हमारे यूनियन ऑफिसेज, वहाँ पे एक मेले का समा था जंग के अंदर। अच्छा, वहाँ पे ऐसी एक्टिविटी थी कि लोग एक जगह पे इकट्ठे हो गए, टीवी देख रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं जंग को। कोई ऐसा नहीं था कि किसी का ऑफिस बंद है, वो घर पे बैठा है, सब इकट्ठे हो अंदर है, सब एक जगह पे इकट्ठे हो गए। मेरा ख्याल ये ऐसा पॉइंट आया, टर्निंग पॉइंट आया पाकिस्तान कौम के लिए कि हम सारे एक पेज पे इकट्ठे हो गए। और जहाँ तक एसोसिएशन और ये एक ऐसी कौम है, अपना बिलाल भाई, आतिफ भाई, आपसे दोनों से बात करो कि इन्होंने एंजॉय किया इस चीज को, एक जंग एंजॉय किया। और बिल्कुल आप ये देखिए कि एक हमारा जो जज्बा ईमानी है, असल में मुसलमान है ना, मुसलमान कौन घबराती नहीं है, तो ये भी चीज एक सामने आई। देखे मीम्स बन रहे थे, हाँ, और लोग एंजॉय कर रहे थे इसको। सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमारा डिफेंस जो है, हमारी फौज जो है, उन पे एतमाद था सबको, इस वजह से हम लोग जो है मीम्स एंजॉय कर रहे थे। जंग को भी एक लाइटर मूड में ले रहे, गो एक लाइटर चीज़ नहीं है जंग, लेकिन इसको भी हमने एक लाइटर मूड में लिया और अल्लाह ताला ने हमें फतह दी। और आपने अभी जो सिनेरियो इसके बाद का है कारोबारी, उस पर आपने बात की कि कारोबार की क्या सूरत हाल है।
इसके बाद कारोबारी एक्टिविटीज़ तो मेरा ख्याल है थोड़ी सी बेहतर हुई हैं। अभी नेक्स्ट जो फेज़ आ रहा है उसमें आपको भी पता है कि जैसे रियल एस्टेट पे पीछे टैक्सेस का इशू था, बाकी सारे इश्यूज चल रहे थे, कुछ LDA के हवाले से मसले मसाइल चल रहे हैं, दोस्तों के रजिस्ट्री के हवाले से मसाइल हैं, स्विफ्टिंग के हवाले से LDA के मसाइल हैं, कुछ बिल्डर्स के मसाइल हैं इसमें, तो वो चल रहे थे साथ साथ। अभी बहुत से जो दोस्त हैं वो इसमें ये राय रखते हैं कि जो बजट है, हाँ अच्छा, मेरा ख्याल विद इन डेज आ रहा है। ये प्राइम मिनिस्टर टास्क फोर्स जो बनी थी उसमें भी जो मुशावरत हुई है, जो मेंबर्स हैं रियल एस्टेट के, उन लोगों ने भी जो ये हमारे सरदार साहब वहाँ पे मेंबर हैं। जी। अच्छा, वो जो मुशावरत हुई है उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी गालिबन बजट के बाद ही होगी। उसकी इम्प्लीमेंटेशन कुछ इसमें मेरा ख्याल IMF का भी किरदार है, और कुछ चीज़ों पे तो जैसे FED है उस पे तो इम्प्लीमेंट फौरी तौर पे हो गया, ठीक है, FED को स्लैश कर दिया उन्होंने, ठीक है। तो अभी जो बाकी चीज़ें हैं इंशाल्लाह वो जो भी रिकमेंडेशन गई हैं प्राइम मिनिस्टर टास्क फोर्स से, इवन के हमारे गवर्नर हाउस से भी कुछ चीज़ें जो है ना रिकमेंडेशन गई हैं, तो इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि इस बजट में वो सारी चीज़ें जो है, जो रिकमेंडेशन जो है रियल स्टेट एसोसिएशन की तरफ से, जो जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनकी तरफ से गई हैं, वो इम्प्लीमेंट भी होंगी। और एक रिलीफ जो पिछले 2 साल से रियल स्टेट की जो इंडस्ट्री है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है जिसके साथ कोई तकरीबन 60-70 इंडस्ट्रीज इंटरलिंक है, उसको एक रिलीफ भी मिलेगा और दोबारा से ये रिवाइव भी होगी और अपने पैरों पे खड़े होकर मेरा ख्याल है इंशाल्लाह फिर ये एक। अच्छा, बिलाल साहब आपकी जानिब आऊँगा कि इन द एंड कोई एक ब्रिज तो बना है, क्योंकि 2024 में हम अक्सर बात करते थे कि यही हुकूमत जो है वो पहले रियल स्टेट को बहुत रिलीफ नहीं दे रही थी। 2025 में जो ही 25 आया तो एक फिजा कायम होगी कि 2025 रियल स्टेट का साल है। अच्छा, ये महज फिजा ही थी, उसकी बेस पे मार्केट बड़ी तेज हो गई, लेकिन वो पहले 1-2 महीने रही, उसके बाद फिर एक गैप आया। मगर इस दौरान हमने देखा काइबोर में एक बड़ी कमी हुई, और काइबोर में कमी का यकीनन फायदा भी होता है, रिसेंटली भी 1% कम हुआ है। तो मैं इन जानना ये चाहता हूं कि हमारे देखने वालों के लिए बताइए कि इस वक्त जो एक आम आदमी है, आम आदमी कहाँ स्टैंड करता है प्रॉपर्टी खरीदने के हवाले से, जो उसकी कंफ्यूजन होती है कि शायद एक टेंशन की एक दौर चल रहा हो तो लोग बाइंग करना छोड़ देते हैं। ये तो दौर पाकिस्तान में इस तरह की चीज़ें होती रही हैं और रियल स्टेट ने हमेशा ऊपर ही जाना है। तो इस हवाले से आप इस सारी सूरत को कैसे देखते हैं, जहां पर हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी इस चीज़ को संजीदा ले रही है, पॉलिसीज भी बन रही हैं, बजट में भी उम्मीद की जा रही है कुछ बेहतरी होगी, तो आम आदमी के लिए आपको क्या लगता है कि इस वक्त बाइंग टाइम है? सर देखें, इसके ऊपर ना थोड़ा सा हर बंदे का कॉन्सेप्ट अलग होता है। मेरी थोड़ी सी वर्किंग और कॉन्सेप्ट ना थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं अब वो आपसे शेयर करता हूँ, अपने नाजरीन से भी शेयर करता हूँ उस बात को। देखिए, एक बेसिक ज़रूरत है घर, प्रॉपर्टी, आपकी छत, एक बेसिक ज़रूरत है ना। तो बेसिक ज़रूरत की इंडस्ट्री जो है ना वो सर्विसेज पे चलनी चाहिए, ट्रेडिंग पे नहीं चलनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब मसला ये हुआ है कि बेसिक ज़रूरत को पूरा करने के लिए एंड कंज्यूमर तक चीज़ जाते वक्त रास्ते में कुछ 6-7 सर्कल ट्रेडिंग के लगते हैं और अल्टीमेटली एंड कंज्यूमर तक चीज़ पहुंचते हुए महंगी हो जाती है। ठीक है। अब इसमें अगर टैक्स रिलीफ आ भी जाए, अच्छा, फिर इसमें आपकी माजरत बात काट रहा हूँ बिलाल साहब, ट्रेडिंग में तो लोग फायदा उठा लेते हैं, आम आदमी तक वो फायदा पहुंच ही नहीं पाता है, वो ऐसे नॉन सीरियस लेता है इस चीज को। सर देखें ना, इसके अंदर ना ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट होता है। क्योंकि आप ये देखें कि अगर मैं आपको थोड़ा सा इसका प्रोसेस दिखाता हूँ। एक लैंड से शुरू होता है एक प्रोसेस। लैंड प्रोवाइडर जमींदार की लैंड लेके एक डेवलपर को देता है, डेवलपर उसको डेवलप करने के ऊपर आता है, उसके साथ डीलर अटैच होते हैं, डीलर अटैच होके उसको मार्केट करते हैं। चीज़ें जो होती हैं वो रिबेट सिस्टम के ऊपर आती हैं, उसकी कमीशन के ऊपर आती हैं। वो कमीशन कम होते होते एंड का जो छोटा डीलर होता है उसके पास बिल्कुल माइनर चला जाता है। फिर वो जाती है एंड कंज्यूमर से, वो जो रिबेट ज़ीरो आती है, रिबेट से फिर वो ओन चढ़ना शुरू होता है। अब जब ओन थोड़ा सा नीचे आने लगता है ना तो एंड कंज्यूमर को चली जाती है चीज़। अब एंड कंज्यूमर को एक महंगी चीज़ करके दी जाती है। और ये आर्टिफिशियल, देखें जो जेन्युइन प्रोजेक्ट्स हैं ना, जितने भी जेन्युइन प्रोजेक्ट्स हैं पाकिस्तान में, जो उसको एज अ एंटिटी लेके चल रहे हैं और मल्टी प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, एक सोसाइटी नहीं कर रहे, ठीक है, मल्टी प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, मुख्तलिफ फेस कर रहे हैं और उसके अंदर भी वो ऑप्शंस दे रहे हैं कि आप हाई राइज में आएँ, आप कमर्शियल में आएँ, आप टाउन हाउसेज में आएँ, आप विलाज में आएँ, आप प्लॉट लेके उसको कंस्ट्रक्ट करें। जो इस तरह के काम कर रहे हैं वो तो एक एंटिटी हैं और वो रियल एस्टेट को समझ भी रहे हैं। ठीक है।
जो लोग सिर्फ जमीन को कटिंग करके, तो उसकी एक ऑडिट नहीं है, उसका कोई रेगुलेटर आम आदमी नहीं को भी है, नुकसान ही है जी, उसका यकीनन। आम आदमी को नुकसान मुल्क का इमेज भी खराब होता है मुल्क इससे। का इमेज। अच्छा, इसमें आता है ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट होता है। अब जब आप एक प्रॉपर्टी की बात करते हैं ना, तो पहले तो वो बंदा सीरियस नहीं लेता। आजकल डीलर के साथ क्या हो रहा है, डीलर के साथ आजकल ये हो रहा है कि डीलर का जो बिल्कुल क्लोज रेफरेंस का बंदा है ना, सिर्फ वो उस पर ट्रस्ट कर रहा है, और वो भी डिस्काउंट के चक्कर में ट्रस्ट कर रहा है। ठीक है। कस्टमर तो कर ही नहीं रहा बिल्कुल भी। अब ये वर्किंग जो है ना, इसके अंदर देखें मसला है ट्रस्ट डेफिसिट का। ठीक अब है। ट्रस्ट डेफिसिट कैसे क्लियर होगा, और दूसरी सिचुएशन है कंफ्यूजन की, कंफ्यूजिंग। अब देखें IMF ने रिलीफ देना है या नहीं देना, दो रास्ते हैं ना। अब वो फैसला नहीं हो पा रहा, तो कंज्यूमर भी कंफ्यूज है, इन्वेस्टर भी कंफ्यूज है, और चीज़ें भी कंफ्यूजन में जा रही हैं, डिसीजन हो ही नहीं पा रहा। ठीक है। ठीक है। अगर दूसरी तरफ ट्रस्ट डेफिसिट है, ट्रस्ट डेफिसिट तब क्लियर होगा जब मार्केट की सिचुएशन क्लियर होगी। अब इस मार्केट की सिचुएशन को क्लियर करते हुए गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए, सीरियसली इस बात के बारे में सोचना चाहिए कि हम जो भी फैसला करें, उस फैसले की ये फेक हाइप न्यूज़ में आने की बजाय हम एक्चुअल फैक्ट एंड फिगर्स के ऊपर जी काम जी, आपकी करें। बात ठीक है। उसमें ये है कि जब वो मीटिंग भी हो रही थी प्राइम मिनिस्टर टास्क फोर्स के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। नाज़रीन, यहाँ वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं प्रॉपर्टी गाइड। गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से जारी रखते हैं। तो अभी जो तजावीज़ थी वो भी खबरें बाहर आ गई। अब उससे हुआ ये कि वो तजावीज़ ही रही, उन पे इम्प्लीमेंटेशन आज तक नहीं हुई। बहुत सारी ऐसी खबरें हैं, मगर वो एक उसकी जब हाइप बनी, आम आदमी के ज़हन में एक उम्मीदें भी आती हैं। यकीनन आम आदमी समझने लग गया शायद मैं पहली दफ़ा घर बनाऊंगा तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा, एक तो ये भी तजवीज़ थी। तो इससे उम्मीदें जो वाबस्ता हो गई, लेकिन इन द एंड वो हो नहीं सका। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि जो असल और एक्चुअल खबर है वही बाहर आए, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो बजट आ रहा है, बजट बड़ा सबकी नज़रें बजट की तरफ हैं कि बजट में कुछ बेहतरी होगी, रियल स्टेट सेक्टर के लिए बेहतरी होगी, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए बेहतरी होगी, डेवलपर के लिए बेहतरी होगी, एक आम डीलर के लिए भी बेहतरी होगी, और एक एंड यूज़र के लिए। क्योंकि जिस तरह भी इब्लासा फरमा रहे थे कि इन द एंड हर एक ने घर तो बनाना है, घर हर एक की ज़रूरत है, हर शख्स का बल्कि ख्वाब होता है अपना घर बनाए। लिहाजा ये हमारी प्रोग्राम के जरिए एक तजवीज़ है कि जो शख्स पहली दफ़ा अपना घर बना रहा है, ख़ास तौर पर उसका हुकूमत को चाहिए कि ख्याल रखा जाए। जौहर इकबाल साहब ने हमें कराची से ज्वाइन किया है, आप चेयरमैन हैं क्लिफ्टन एसोसिएशन के। जौहर इकबाल साहब, सीज फायर हो गया, सिचुएशन अब चेंज हो चुकी है। ग़ालिबन जंग, हम प्रोग्राम में पहले यही बात कर रहे थे कि जंग के दिनों में भी पाकिस्तान में तो हालात बड़े नॉर्मल रहे और अल्लाह का शुक्र है सब कुछ पॉजिटिव रहा। हम इस पर खराज तहसीन भी अपनी पाक अफवाज को पेश कर चुके हैं। अब इसके बाद ये 1-1.5 हफ्ता गुजरने के बाद रियल एस्टेट सेक्टर के क्या हालात आप देख रहे हैं? आप चूंकि कराची से वाबस्ता हैं, कराची में क्या हालात हैं? देखिए, मैं प्रेसिडेंट हूँ डिक्लेरिया का, डिफेंस एंड क्लस्टर रियल एस्टेट एसोसिएशन जी। का, और रिप्रेजेंट करता हूँ पूरे सिंध को और यहाँ FBR में और तमाम जगहों पे आके। ठीक है। अच्छा, सिलसिला ये है कि देखें, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद हुई, ईसा पिलाई हुई दीवार की तरह अपने फौज के साथ खड़ी हो गई, और जो है फौज ने जो है वो करके दिखाया जो 65 के बाद पहली दफा जो है ये जो है हमें ऐसी एक हकीकी जो है खुशी महसूस हुई कि हम पूरी की पूरी कौम ने ये जान लिया कि वाकई हमारी फौज जो है वो लड़ भी सकती है और जो है वो दुश्मन को फतह भी हासिल कर सकती है। ठीक है। और इस फतह को सिर्फ हमने महसूस नहीं किया, पूरी दुनिया ने रिकॉग्नाइज किया। तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का इमेज फौज के हवाले से, जंग के हवाले से, और खास तौर पे जो हमारे पास इक्विपमेंट है चाइना का, उसके हवाले से पूरी दुनिया में जो है वो एक फ्लैश आउट हो गया कि जी पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तानी एयरफोर्स, पाकिस्तानी जो है बहरिया, पाकिस्तानी जो है कमांड और कंट्रोल, ये इतना मुनज़्ज़म है कि जिसने पूरी दुनिया में पूरी फोर्स हमारी बहुत प्रोफेशनल है, ये भी मैसेज चला गया। ये हम तो जानते थे, लेकिन दुनिया नहीं मानती थी। अब जी, दुनिया ने मान लिया है। बिल्कुल। जब दुनिया की रिकॉग्नाइजेशन आपको मिल जाती है तो एक कंट्री को जो है बूस्टअप मिलता है और लोगों का एतमाद बढ़ता है। बिल्कुल। ये इस एतमाद को जो है वो हमने अपने ओवरसीज पाकिस्तानीज और तमाम दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो लेकर आना है और उन्हें बताना है कि हम कितनी जिम्मेदार कौम है, हमारी कितने जो है बहादुर सिपाही हैं, और हम कितनी अच्छी लैंड अपने पास रखते हैं। और आपको पता है कि इस वक्त जो है आप ये देख लीजिए कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो हमारे पड़ोस में खलीजी ममालिक के अंदर जो है वो दौरों पर हैं, और वहाँ अभी जो है वो IPS दुबई के अंदर हुआ था, अब बहरीन के अंदर हो रहा है, उसके बाद कतर के अंदर होगा।
तो ये तमाम का तमाम इन्वेस्टमेंट जो रियल एस्टेट के अंदर खलीज के अंदर जा रहा है, उसको हमको रोक के अपने इस मुल्क के अंदर जो है वो डेवलप करना है। और ये डेवलपमेंट हम मुसलसल जो है प्राइम मिनिस्टर टास्क फोर्स के जरिए भी बता रहे हैं, और खास तौर पर हमने जब यहाँ कोर्ट हेडक्वार्टर में आर्मी चीफ साहब आए थे और फाइनेंस मिनिस्टर साहब को लेकर आए थे, तो यही तजवीज दी गई थी कि खुदारा इस वक्त ऐसी पॉलिसीज जो है वो इम्प्लीमेंट करा दें, क्योंकि जहां का मैं प्रेसिडेंट हूं वहां पर हाई राइज जो है इस वक्त हमारी पूरी सी की पट्टी है। और आप यकीन जाने कि दुबई में तो सिर्फ जो है वो सहरा है और 2 ही मौसम है, या तो गर्मी होती है या सर्दी होती है, हमारे पास 4 मौसम है। अगर कोई पाकिस्तान लैंड करेगा तो वो यहाँ सी को भी इंजॉय करेगा, वो यहाँ हरियाली को भी इंजॉय करेगा, और यहाँ वो जो है पहाड़ों और जौहर को भी जो है इंजॉय करेगा। जौहर साहब, बड़ा अहम सवाल है। अब अक्सर लोगों से जब बात होती है वो ये कहते हैं कि 1.5 घंटे की फ्लाइट है कराची से दुबई की, तो हम इन्वेस्टमेंट कराची में क्यों करें, दुबई में क्यों ना कर लें, सिक्योर भी है इन्वेस्टमेंट, कोई परेशानी भी नहीं, डेवलपर भी कहीं नहीं भागेगा, हुकूमत भी ख्याल रखेगी। तो यही मेरा सवाल आपसे है कि वाई कराची, आप क्या समझते हैं कि कराची में क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और दुबई में क्यों नहीं करनी चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये कि मैं जो है मतलब कोई कंपैरिजन के तौर पर बात कर रहा हूँ, कोई वो नहीं है, लेकिन कराची में और पाकिस्तान में इसमें इन्वेस्टमेंट इसलिए करनी चाहिए कि पाकिस्तान के पास एक बहादुर फौज है जो इन्वेस्टमेंट को आपकी जो है महफूज रखती है। ठीक है, दुबई में ठीक है, टैक्स फ्री है, हर आदमी जो है वो अपना पैसा लेकर जाता है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और बिल्डिंग्स पे बिल्डिंग्स खड़ी होती चली जा रही हैं। लेकिन अगर कोई बुरा वक्त आया, जो जिस तरह से खलीज के ऊपर आया हुआ है, इससे पहले जो है वो हमने इराक को भी देखा है, हमने शाम को भी देखा है, हमने मिस्र को भी देखा है, तो आप ये देख लीजिए कि मतलब वो किसके रहमो करम पर होंगे। तो सेफ इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं होता कि अगर आपने 10 रुपए बनाए हैं, लगाए हैं, तो यानी आपका मतलब ये कि महज पॉलिसी सब कुछ नहीं है, मुल्क सिक्योर होना चाहिए, जिस तरह पाक फौज का ये हमारे एग्जांपल सामने, पाकिस्तान सिक्योर एक मुल्क है, दिफा इसका मजबूत है। ये बहुत बड़ा इन्वेस्टर्स के लिए एक पैगाम है मेरा कि देखिए, पाक फौज ने जो है अपने से 100 गुना दुश्मन के जो है वो नाक चने चबा दिए और यहाँ कुछ नहीं हुआ। तो ये एक पॉजिटिव जो है चीज है कि हमारे पास जो है आपकी इन्वेस्टमेंट की सिक्योरिटी भी है। हमें अगर कोई मुल्क जो है वो हम पर दौड़ता है तो हम उसके दांत खट्टे कर सकते हैं, उसको जो है भगा सकते हैं। आप अपने मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। दुबई के अंदर अल्लाह ना करे अगर कोई बात हो जाती है तो कौन सी दुबई की जो है वो ऐसी फोर्स है जो किसी को रोक सकती है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। आतिफ साहब, आपके जाने आऊंगा, इस वक्त हम देख रहे हैं कि लाहौर में भी, जिस तरह अभी जौहर साहब ने बात की कि कराची में तो हाई राइज एक अरसे से है, फिर वो जो सी के साथ एक पट्टी है वहां बहुत जरूरी है अब हाई राइज का होना। लाहौर को हमने देखा गुज़िश्ता कुछ अरसे में वर्टिकल को एक्सेप्ट कर चुके हैं, अब यहाँ पर हाई राइज प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, और आम आदमी जो है, यहाँ के जो बायर्स हैं, जिस तरह प्लॉट्स फाइल्स यहाँ बिकती थी, अब अपार्टमेंट्स बिकते हैं, और ये एक रुझान इस तरफ आप आन पड़ा है। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त हाई राइज की ज़रूरत लाहौर को, जिस तरह से रुझान आ रहा है, ये है, और हमारे जो लाहौर है ये चूंकि फैलता भी बहुत जा रहा है, इसमें इसका फायदा होगा, या आप इसको देखते हैं कि इन द एंड हमें लैंड की भी जरूरत पड़ेगी? आप देखें लाहौर कहाँ तक फैल चुका है, मेरा ख्याल कसूर से लेके जी, अब तो चारों तरफ मुल्तान रोड पे आप देख लें, तादे निगाह, जहाँ तक मुल्तान रोड पे आप जाएं, सोसाइटीज़ मांगा तक आपको नज़र आएंगी। तो आपका सारा ग्रे एरिया किधर गया? ठीक है, अब आपके पास ऑप्शन क्या है? इन द एंड आना ही पड़ेगा। इन द एंड आपने हाई राइज पे आना था। मेरा ख्याल है आप टाइमली आ गए हैं, कुछ साल इसमें हमें हो गए हैं। मेरा ख्याल अब लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता इस चेंज को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया, और वो आहिस्ता आहिस्ता एक तो उनकी पॉकेट भी इजाज़त नहीं देती। देखें, एक स्टूडियो अपार्टमेंट जो है वो आपका यहाँ पे मेरा ख्याल है कोई 40-50 लाख से लेके कोई 70-80 लाख तक स्टूडियो अपार्टमेंट आपको मिल रहा है। ठीक है, अब एक आम बंदा जो है जिसकी पॉकेट थी विद इन 10 मिलियन, 5 मिलियन से 10 मिलियन, वो अपना घर नहीं बना सकता। तो जब तक उसे कोई वर्टिकल, कोई इस तरह की हाई राइज बिल्डिंग में आसान एक साथ पे मिल रहे हैं, प्लस आप देखें टाउन हाउसेज का कॉन्सेप्ट एक आया, और इसमें मेरा ख्याल है अल कबीर का भी बड़ा इसमें इस टाइम पे चल रहा है, और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट इस पे बहुत सारे और भी डेवलपर्स के चल रहे हैं। तो ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है कि जो बंदा अपना घर जो है वो इवन के 3 मरले का घर भी नहीं बना सकता, उसके लिए बेहतरीन ऑप्शन है कि वो अपना एक पोर्शन ले ले टाउन हाउसेज में, या वो किसी स्टूडियो या 1 बेड के अपार्टमेंट में मूव कर जाए। इसमें उसके बाद एक तो आपकी एग्री
ग्रीन लैंड जो है वो सिक्योर होगी, वो सेफ होगी। आपके पास जैसा कि आपको पता है एग्रीकल्चर हमारी मेन कोर है, ठीक है। तो एक तो हमारी वो लैंड बचती है, प्लस हमारा लाहौर जो है वो इतना फैल गया, उसके बाद मजबूरी है हमारी कि हमने विद इन अ सिटी, आप देखेंगे हमारी पाइन एवेन्यू रोड, उसके अलावा दाएं बाएं आप देखें जितनी भी मेन रोड है वहाँ पे हाई राइज बन रही है, लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। और इवन के वहाँ पे कमर्शियल बड़ी अच्छी एक्टिविटी वहाँ पे स्टार्ट हो गई है कि ग्राउंड फ्लोर पे आपका कमर्शियल है और बहुत से मॉल्स आ रहे हैं, मॉल्स के साथ आपके रेजिडेंशियल कारोबारी मौके भी पैदा किए जाते हैं, कारोबारी मौके भी साथ साथ पैदा हो रहे हैं और साथ साथ ही आपकी कमर्शियल जो है आपकी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स आ रही है, तो दोनों को ऐसा एक ब्लेंड है कि वो आपकी कमर्शियल एक्टिविटी भी जनरेट होगी और आपकी रिहायशी एक्टिविटी जो है वो भी आपकी ऐसी छोटी लैंड पे आपको बहुत सारे जो है फैमिलीज़ को आप अकोमोडेट कर सकते हैं, हज़ारों फैमिलीज़ को आप छोटी जगह पे अकोमोडेट कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमारी मजबूरी थी लाहौर की, जैसा कि आपको पता कराची में तो ऑलरेडी ये ट्रेंड चल रहा है, लाहौर की ये मजबूरी थी और हम उस साइड पे गए और इंशाल्लाह ये आप देखेंगे कि आप ये आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि बहुत सारे बड़े बड़े जो ब्रांड जैसे अलकबीर है और भी बहुत सारे ब्रांड जो है वो इसमें शामिल होंगे और इसमें अपना हिस्सा डालेंगे। बिल्कुल, यानी आप ये समझते हैं कि इस वक्त लाहौर को वर्टिकल की ज़रूरत थी और ये सही वक्त पर इसका आगाज़ हो गया। बिलाल साहब, इसी पॉइंट पर आपसे ही बात करनी है, क्योंकि लाहौर में इस वक्त आप देख रहे हैं, चूँकि आप काला शाह काकू एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, उस एरिया में भी बड़ा पोटेंशियल है, क्योंकि ये लाहौर की जो साइड बनती है, लाहौर की हर साइड में पोटेंशियल है, पूरे पाकिस्तान में ही पोटेंशियल है, मगर वहां पर इस वक्त की ज़रूरत है, क्योंकि घरों का शॉर्टफॉल है ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में। और जब लाहौर की हम बात कर रहे हैं, जो बड़े शहर है वहां पर दीगर जो शहर होते हैं या इर्द गिर्द के छोटे शहर होते हैं, वहां से बहुत सारे लोग शिफ्ट होते हैं और वहां पर कारोबार के लिए शिफ्ट होते हैं या किसी किस्म के कोई अपने घरेलू मसाइल के हवाले से होते हैं। तो ये जो एरिया है, आप इसको कैसे देखते हैं यहाँ पर घरों के हवाले से और वर्टिकल, इन दोनों को आप किस तरह देखते हैं कि वर्टिकल आपको बेहतर लग रहा है या फिर हाउसिंग प्रोजेक्ट? सर, एक बात आपने बिल्कुल ठीक की है कि घरों की ज़रूरत है। अगर फैक्ट एंड फिगर्स पे आए ना, तो एक अंदाजे के मुताबिक 25 लाख घर हर साल पाकिस्तानी अवाम को चाहिए। ठीक है, 25 लाख घरों का 25 लाख घर, और जो कि शॉर्टफॉल है, पूरा नहीं हो पा रहा। अगर हम हाई राइज़ की बात करें तो हाई राइज़ मेंटेन करना बड़ा आसान है। उसके अंदर एक छोटी सारी फैमिली है, वो 1 बेड 2 बेड अपार्टमेंट के अंदर शिफ्ट होती है, उसकी मेंटेनेंस जो है वो कंपनी हाई राइज़ वाली खुद ही कर रहे होते हैं, तो वो ईजी है। हाई राइज़ का सोल्यूशन कस्टमाइज सोल्यूशन है, कस्टमाइज सोल्यूशन अच्छा रहता है। इसके लिए ना इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें नीचे ड्रेनेज है, आपकी जो बिजली का सामान है, जो मटेरियल यूज़ हुआ है, उसकी लाइफ लाइन ना तकरीबन 100 ईयर्स तक मिनिमम होनी चाहिए, जितनी को बिल्डिंग हो। अब आपने पूछा काला शाह काकू का ना जो एरिया है वो आप देखें तो मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो एड्रेस लिखा होता है ना, काला शाह काकू इंटरचेंज लिखा होता है। हाँ। तो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं उधर, काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। वो इम्पॉर्टेंट क्यों एरिया है? वो इम्पॉर्टेंट इसलिए है सर कि गुजरांवाला डिवीज़न और फैसलाबाद डिवीज़न दोनों का कनेक्टिंग पॉइंट है। फिर रिंग रोड है, मोटरवे है वहाँ और उसके बाद सर एजुकेशन, जीटी रोड, मोटरवे सारों का, और एजुकेशन का वो हब है। हर बड़ी यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट लेवल की, हर यूनिवर्सिटी वहाँ पे अपनी ज़मीन एक्वायर करके बैठी हुई है और कैंपस ऑपरेशन में है, उनके चल रहा है उनका काम। स्टूडेंट्स उधर एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, एडमिशन हुए हुए हैं, क्लासेस होती हैं, आपने देखा ही होगा। अब ट्रांसपोर्ट का इशू नहीं है। ट्रांसपोर्ट का इशू नहीं है, मेट्रो भी वहाँ जा रही है। जी जी जी, मेट्रो बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद ना देखें, जो वो लोग हैं ना गुजरांवाला डिवीज़न में, आप सियालकोट ले लें, जो मेरा एरिया है जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, तो सियालकोट डिस्ट्रिक्ट देख लें, नारोवाल डिस्ट्रिक्ट देख लें, गुजरात आप देख लें, ठीक है, मंडी बहाउद्दीन वाली साइड देख लें, ये सारे के सारे लोग लाहौर आते हैं एजुकेशन हासिल करने के लिए अपने बच्चों के लिए। आजकल हॉस्टल लाइफ वगैरह इधर उधर एक उसका ट्रस्ट डेफिसिट इतना ज़्यादा क्रिएट हो गया हुआ है कि हर माँ बाप की ना, जो बाहर ओवरसीज़ हैं इधर, जिनकी अच्छी इनकम है, वो सब के सब ये सोचते हैं कि अगर हमने बच्चों को पढ़ाना है ना, एजुकेशन लाहौर जाके देनी है, तो उनके लिए हमें सेटअप भी रेजिडेंस का उधर ही रखना चाहिए। तो उसके लिए उनको काला शाह काकू सूट करता है। काला शाह काकू पे कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो डिले का शिकार हुए हुए हैं और कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बड़ी अच्छी अपनी में जा रही हैं। अलकबीर का बहुत अच्छा काम है वहाँ पे। अलकबीर ने
जितने लेवल पे भी किया है अच्छी डिलीवरी की तरफ गए हैं वो। और उम्मीद है कि आने वाले दिनों के अंदर ये घर भी ऑफर करेंगे उधर। और फिर वहाँ पर हर तबके के लोगों का बिल्कुल ख्याल रखा जाता है। ख्याल रखा जाता है और वो ना घर भी वहाँ पे ऑफर करेंगे। देखें, जब तक पाकिस्तान में मॉर्गेज नहीं ना आएगी तब तक कोई सोल्यूशन नहीं है। और मॉर्गेज आने के लिए ना डेवलपर्स को सोचना पड़ेगा। ठीक है। अल कबीर का मैंने नाम इसलिए लिया है कि अल कबीर ना डेवलपर्स, जो छोटे डेवलपर्स हैं ना, उनको एंगेज करने के अंदर अपनी कॉस्ट ऑफ लैंड के अंदर उनको एडजस्ट कर लेता है और उनको काम करने का मौका देता है ताकि वो ना जल्दी डिलीवरी दें और मॉर्गेज का कॉन्सेप्ट जो है ना वो इम्प्लीमेंट हो। पाकिस्तान में जब तक नहीं आएगा मॉर्गेज तब तक कोई सोल्यूशन नहीं है। या 25 लाख घरों का डेफिसिट हम पूरा ही नहीं कर सकते। फिर यकीनन जब वो सपोर्ट किया जाता है इस तरह से बिल्डर्स को, डेवलपर्स को, तो वो भी फिर आम आदमी को आसानी हो जाती है अपना घर बनाने में, क्योंकि वो भी डिलीवर करते हैं प्रोजेक्ट, वो हाई राइज हो या टाउन हाउसेज हो। जब उसको आप कॉस्ट ऑफ लैंड से रिलीफ देते हैं ना, अब कॉस्ट ऑफ लैंड जैसे अल कबीर का कॉन्सेप्ट रहा है कि कॉस्ट ऑफ लैंड डेवलपर को नहीं डाली गई और कॉस्ट ऑफ लैंड से जब उसको रिलीफ मिला है ना तो उसकी जो फंड हैं वो कंस्ट्रक्शन पे लगाता है। ठीक है। तो जब कंस्ट्रक्ट करता है तो जल्दी डिलीवरी होगी ना, उसके पैसे नहीं फंसेंगे। अच्छा, इसमें ना थोड़ी सारी बात यह है कि एक तो मेरी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं है किसी भी पार्टी के साथ, पर मैं ना मरियम नवाज साहिबा का मतलब कि उन्होंने जिस तरीके से रूडा में काम किया है ना और रूडा को फोकस किया, और स्पेशली मियां नवाज शरीफ साहब ने रूडा एक आपको पता है दुनिया का लंबा तरीन रिवर फ्रंट सिटी बनाने जा रहा है 46 किलोमीटर, एक बड़ा प्रोजेक्ट है। उसको पंजाब गवर्नमेंट ने मुकम्मल ओन किया है और बड़ा ये नहीं किया कि ये किसी और गवर्नमेंट का अप्रूव हुआ है तो हम इसको ख़त्म करें, ख़राब करें। उन्होंने पूरा फोकस किया। ठीक है। इसके ऊपर ना देखें, जो चहारबाग इनका अपना एक प्रोजेक्ट है, मैं वैसे नाम ले रहा हूँ उनका, गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, पंजाब गवर्नमेंट का। उसके अंदर जितनी भी इन्वेंट्रीज थी ना वो फॉरेनर्स को, बायर, इंटरनेशनल कंपनीज को दी गई। ठीक है। हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं आसिम मुनीर साहब, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, उन्होंने ना एक ट्रस्ट डेफिसिट ख़त्म किया अरब कंट्रीज़ के साथ। उन्होंने कुछ लिक्विडिटी लेके आए हैं कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस की तरफ, ताकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चले और उसके अंदर जॉब क्रिएट हो, उसके अंदर बाकी इंडस्ट्री साथ चलें। अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट आई है, अगर आप सोशल मीडिया को देखें तो आपको काफ़ी सारी चीज़ों का पता लग जाएगा। इसके अंदर एक पंजाब गवर्नमेंट को क्रेडिट जाता है और एक चीफ साहब को क्रेडिट जाता है जो उन्होंने किया है। एक चीफ साहब को और भी क्रेडिट जाता है जो उन्होंने ग्रीन इनिशिएटिव का पाकिस्तान का एक इनिशिएटिव लिया है। उसके अंदर वो ग्रीन लैंड को सेव करने का एक इनिशिएटिव है, ये जो उधर भी ऐसा ही। हाँ, और उसके अंदर भी ना ये काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना, ये जो ग्रीन लैंड की कटिंग करके हम लोग और हाउसिंग सोसाइटीज़ में जा रहे थे ना, अल्टीमेट वही बात है आतिफ भाई वाली और आप वाली कि हमें ना हाई राइज की तरफ आना पड़ेगा। और वो अक्सर सोसाइटीज वो होती हैं जो डिलीवर नहीं होती, वो डिलीवर अफसोस की बात ये होती है। चूंकि सोसाइटी बन जाना बुरी बात नहीं है, वक्त की जरूरत ये भी है कि सोसाइटीज भी बने और घर भी बने, मौके पैदा हों, मगर जो डिलीवर नहीं करते उसकी वजह से, जिस तरह ट्रस्ट डेफिसिट की बात कर रहे हैं, फिर वो इमेज खराब होता है मुल्क का। बिल्कुल सर, इमेज भी खराब होता है। और अभी देखें प्रॉपर्टी के बिजनेस से ना एतबार उठ गया हुआ है। हम लोग प्रॉपर्टी डीलर जो है ना वो सारे अपने आप को, कोई रियल्टर कहता है, कोई अपने आप को जो है ना वो मार्केटिंग कंपनी का CEO कहता है, कोई कुछ कहता है। मैं भी इसी तरह कहता था कुछ अरसे पहले तक। उसके बाद ना मुझे एक एहसास हुआ, मैंने कहा मैं जो भी कहूँगा ना लोग मुझे प्रॉपर्टी डीलर ही समझते हैं। तो मैंने कहा आई प्राउड टू बी अ प्रॉपर्टी डीलर। तो वैसे मैंने MBA किया हुआ है, वैसे मैं AI का भी काम कर लेता हूँ सारी मली, पर मैं प्रॉपर्टी डीलर हूँ। ठीक है। और मुझे अल्लाह ताला ने इज्जत बख्शी जब मैंने अपने काम को। ये बड़ा अहम नुकता है। असल में ना जो डीलर्स होते हैं उन पे ट्रस्ट उन्हीं पे करके अक्सर लोग तो विजिट भी नहीं करते जहां पर प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। वो आपका चेहरा देख रहे होते हैं, आपकी बात को मान रहे होते हैं, लिहाजा ये बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं जो प्रॉपर्टी डीलर। सर प्रॉपर्टी डीलर देखें, अगर प्रॉपर्टी डीलर अपने काम की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। दो किस्म के लोग हैं, दो किस्म के लोग हैं। एक आए हुए हैं शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए, एक आए हुए हैं लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए। लॉन्ग टर्म गोल्स वाले लोग जो है ना उन्होंने अपनी साख को साफ रखा, क्रेडिबिलिटी है, वो किसी ना किसी एसोसिएशन का पार्ट है, किसी ना किसी ग्रुप का पार्ट है। उन्होंने अपनी कंपनीज रजिस्टर्ड करवाई हुई है, SECP से कराई हुई है या पंजाब गवर्नमेंट से करवाई हुई है। उन्होंने रजिस्ट्रेशन अपनी मुकम्मल करवाई हुई है। उन्होंने लॉन्ग टर्म चलना है। एक आए हुए हैं शॉर्ट टर्म आए हुए हैं, उनका दिहाड़ी लगा लेंगे प्रॉपर्टी में जाके, कुछ पैसे बना लेंगे, निकल जाएंगे। और उनकी वजह से पूरी जो ये एक रियल एस्टेट वो सर एथिक्स को नहीं फॉलो करते, बिल्कुल भी एथिक्स को फॉलो नहीं करते। और वो मतलब के झूठ सच 6 बंदे मिलके एक
बोटी के चक्कर में अगले का बकरा दबा कर देते हैं। अच्छा, इसमें मैं जी, 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 छोटी आसिफ सी भाई। चीज़ ऐड करना चाहूँगा। बेसिकली अच्छे बुरे लोग हर हर फील्ड जगह में, होते हैं, बिल्कुल। और रियल एस्टेट की फील्ड बेसिकली इतनी बड़ी है हाँ। कि उसमें आपको वो बेसिकली ज़्यादा नज़र आना शुरू हो जाते हैं। अगर वो परसेंटेज कम भी होगी उन वो अक्सर लोगों वो की, लालच में चले लेकिन जाते वो हैं। मार्केट इतनी बड़ी है कि वो चंद लोग चाहे थोड़ी सी परसेंटेज भी आपको ज़्यादा लगेगी, और वो ऐसा लगता है कि पूरी रियल एस्टेट इंडस्ट्री में जो लोग साथ कनेक्टेड हैं वो शायद सारे ही इस साइड पे जा रहे हैं, सारे ही इस फेज़ में जा रहे हैं। लेकिन वो चूँकि इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, लाखों करोड़ों लोग इसके साथ अटैच है, और वो 1% भी अगर उसमें हो तो वो इतना बड़ा नंबर बन जाता है कि वो हमें लगता है कि शायद पूरी इंडस्ट्री है। बाकी हर जगह पे अच्छे बुरे लोग हैं, और एसोसिएशन जो हमारी है उसमें उनका बेसिकली किरदार भी कुछ हद तक यही होता है कि वो ऐसे लोगों को फ़िल्टर करे और ऐसे लोगों पे एक चेक रखे। और किसी एक स्पेशली जो आवाम है, आम आदमी है, आपके इलाके के जो लोग हैं, उनके जो मसाइल हैं उनको भी एड्रेस किया जाए, और जहाँ पर उनकी इन्वेस्टमेंट्स उनके साथ खड़ा होना ये बड़ा अहम है एसोसिएशन के लिए। जौहर इकबाल साहब, आपकी जानिब आऊँगा। चूँकि प्राइम मिनिस्टर टास्क फोर्स के हवाले से आगाज़ में बात हुई थी, आप किस तरह से देख रहे हैं ये बजट को? मैं चाहता हूँ इस पर कुछ बात हो जाए कि बजट में कुछ चेंजिंग्स होंगी, जो तजावीज़ थी उन पर इम्प्लीमेंटेशन नज़र आ रही है कुछ आपको? देखिए, बजट के अंदर अगर बजट को जो है रियल एस्टेट फ्रेंडली बजट ये लेकर आए तो हाँ। इससे जो है इनको जो है एडवांटेज ये मिलेगा कि एक तो ओवरसीज पाकिस्तानीज का जो एतमाद बहाल हुआ है, उससे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाएगी। सेकंड ये कि अगर ये रियल एस्टेट को सही तरह से फोकस करके इसको जो है, हमारे यहाँ देख लें, आपको इस जो है इस बात का बाखूबी अंदाजा है कि हर साल 5 से 10 लाख घर की जो है वो शॉर्टेज है। हम करोड़ों की शॉर्टेज के ऊपर खड़े हैं। हमारी इंडस्ट्री ही रियल एस्टेट के ऊपर खड़ी हुई है। हमारा सरिया, सीमेंट, सिरेमिक, मतलब हमारी 72 इंडस्ट्रीज इसके साथ चलती हैं। अगर इस वक्त भी हमने रियल एस्टेट को एक डायरेक्शन नहीं दी, रियल एस्टेट को जो कि प्राइम मिनिस्टर टास्क फोर्स की जो सिफारिशात हैं उसको जो है एज इट इज नहीं लिया, तो आप यकीन जानिए ये टर्निंग पॉइंट जो कि हमने जो है 65 के बाद हासिल किया है, हम इसको भी खो देंगे। मैं इतनी बड़ी बात कहने जा रहा हूँ। अच्छा। कि इस वक्त हमें अपने ओवरसीज पाकिस्तानीज का, दूसरा ये कि जो यहाँ से फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो रहा है उसको रोकना है, और वो ये जो एतमाद बिल्ड हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी, जी, जी। 10 तारीख के बाद, इसको जो है वो हम सिर्फ और सिर्फ इसी तरीके से जो है इसका एडवांटेज ले सकते हैं, और ये फ्लाइट ऑफ कैपिटल को रोक सकते हैं कि हम ऐसी पॉलिसीज इस बजट के अंदर लेकर आ जाएं कि जिसके अंदर जो है वो हम कोई एमनेस्टी नहीं मांगते गवर्नमेंट से। हम सिर्फ ये कहते हैं कि आपकी नाकिस पॉलिसियों की वजह से, आपकी वजह से जो पैसा है इस इकोनॉमी के अंदर ग्रे हो गया है। और जौहर साहब, ये जो कायबोर में कमी हुई है उसके बाद ना आपके जो है सूबाई परफॉर्मेंस है, और आपने जो जौहर साहब, सिर्फ और सिर्फ बिल्कुल जिस तरह आप फ्लाइट ऑफ कैपिटल की बात कर रहे हैं, बैंकों से आपने देखा जब कायबोर की कमी हुई और अभी रिसेंटली भी हुई है, उसके बाद बैंकों से बहुत पैसा निकला है, वो बाहर जा रहा है, उसको रोकना बड़ा अहम है। समझा रहे हैं कि आप तजवीज़ क्या है? फ्रेंडली बजट ले आओ, जो ये बैंकों से पैसा निकलता आपकी है तजवीज़ क्या है? ना जाए, जो पैसा अंडर द कारपेट है वो बाहर ना जाए। आज भी फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो रहा है पाकिस्तान से, इसको आपकी तजवीज़ क्या है जौहर साहब, क्या होना चाहिए जिससे आपको लगता है कि ये अमल कर लिया जाए तो पैसा रुक जाएगा? देखिए मेरी ये तजवीज़ है कि जो शख्स अपना घर लेता है या अपना पहला घर बनाने की कोशिश करता है, या जो है वो पहला कहीं पर भी जो है वो बुकिंग डालता है, उसको हमें जो है उसको वाइट पैसे की जो है को करने की हमें किसी ना किसी उससे, या तो हम उससे टैक्स ले लें 2% 3%, उसको जो है पाकिस्तान की बुक वैल्यू अगर बढ़ानी है तो वाइट को जो है वो हमको जो है उसको जो है छूट देनी होगी, पहला घर, पहला फ्लैट, पहली जमीन लेने के लिए। सेकंड ये कि जो आपने 7E अब तक खत्म नहीं किया है, मतलब कोर्टों में आप ये देखिए कि अब तो जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अलग हो गई हैं, उसके बावजूद भी आपने 7E का फैसला नहीं किया है। आपको 7E को खत्म करना होगा ताकि लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को पाकिस्तान के अंदर ही रखें। ये ज़कात के पैरेलल आपने एक जो है निज़ाम कायम कर दिया है, जिसकी वजह से फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो गया है। बिल्कुल ठीक है, यानी आपका कहना यह है कि जो पहली दफ़ा अपना घर बनाता है, अपनी प्रॉपर्टी बनाते हैं, उनके लिए प्रोसेस आसान कर दिया जाए। इन अदर वर्ड्स के प्रोसेस में आसानी, नरमी बहुत ज़रूरी है, टैक्सेस में कमी बड़ा ज़रूरी, और ये नाज़रीन जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल कॉस्ट, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। चूँकि एक जो बिल्डर अपनी वर्टिकल की हम जब बात कर रहे हैं, बिल्डिंग बनाना चाहता है,
होता ये है कि जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल कॉस्ट है ये बढ़ती जा रही होती है, और जिस प्लान के तहत एक बिल्डर अपनी बिल्डिंग बना रहा होता है, पर आसान एक साथ पर ऑफर किए होते हैं, अपार्टमेंट्स हों या कमर्शियल्स हों, फिर वो डिलीवर नहीं कर पाता। जब वो डिलीवर नहीं कर पाता तो एक जो ट्रस्ट डेफिसिट होता है, फिर ये ओवरसीज पाकिस्तानियों ने इन्वेस्टमेंट की होती है, मुल्क के इमेज तक बात चली जाती है, जिसके गिरदाज का हमने प्रोग्राम किया। तो ये बड़ा अहम है कि हुकूमत इसको संजीदा ले, इस बजट को रियल स्टेट फ्रेंडली बजट बनाए, ताकि लोगों के लिए आसानी पैदा हो सके, आम आदमी के लिए भी, और हुकूमत के साथ मिलकर एक, जिसको हम ज्वाइंट वेंचर कहते हैं, एक अपना बाजू बनाए रियल स्टेट सेक्टर को। अगर हुकूमत इस दफा रियल स्टेट सेक्टर को अपना बाजू बनाने में कामयाब हो जाए तो यकीन कीजिए कि पाकिस्तान ने वैसे तो राइज करना ही है, मगर जितनी तेजी से फिर राइज करेगा तो उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। अगले प्रोग्राम तक के लिए मोहम्मद रिजवान सरवर को इजाजत दीजिएगा। अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिए। अल्लाह ने के बाद।